सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स में हम एक बार फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शंस की हम बहुत एक बेसिक जानकारी ले रहे हैं। बहुत डिटेल में जो हम फंक्शंस हैं वो हम मैथमेटिक्स में पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी हमें हल्का फुल्का कोई भी फिजिक्स का सवाल करने के लिए कम से कम ये पता होना चाहिए कि फंक्शन आखिर है क्या। ठीक, और जो बाकी डिटेल्स हैं वो आप जैसे जैसे मैथ्स में पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन कम से कम बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फंक्शन किस बात को एक्सप्लेन करता है, आखिर फंक्शन का सेंस क्या है। कोई भी दो वेरिएबल हो, मान लीजिए कि कोई दो वेरिएबल हो y और x, इनको रिलेट करने वाला मतलब इनके बीच में रिलेशनशिप बनाने वाला कोई भी रूल होगा उसको हम फंक्शन कहेंगे। जैसे मान लो कोई ऐसे कह दे कि सर y और x आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, या फिर ऐसे कह दो कि y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, और इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि x में जब भी आप दो जोड़ोगे तो y आ जाएगा। आपने रिलेशनशिप सुना, मैंने क्या कहा कि x में अगर दो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये अपने आप में एक रूल ऑफ रिलेशनशिप है। इसी रूल ऑफ रिलेशनशिप को हम क्या बोल देंगे, फंक्शन। ना इसको हम ऐसे बोलेंगे कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्या बोलेंगे इसको, y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये जो मैंने fx लिख रखा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का तरीका है। फंक्शन ऑफ x बोल दो या ऐसे fx लिख दो, एक ही बात है। चलिए मैं कोई एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए कि कल y और x इस तरह से रिलेट हो गए कि जब जब x को 3 से गुणा करोगे तो y आ जाएगा। अब जो आपका x है ये तो इंडिपेंडेंट टर्म है, ये तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस पर कौन डिपेंड कर रहा है, y। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो y भी है ना, ये कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है कि जो आपका x है उसको 3 से गुणा करोगे, मतलब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिपेंडेंट रह जाएगा। मतलब x की वैल्यू 1 होगी तो y 3 हो जाएगा, x 2 आएगा तो y आपका 6 आ जाएगा, x अगर आपका 2.2 आ गया तो y आपका 6.6 आ गया। तो ये एक ऐसा रूल ऑफ रिलेशनशिप है y और x के बीच में, और इस रूल ऑफ रिलेशनशिप को हम बोल देंगे फंक्शन। इसको हम क्या बोल देंगे, फंक्शन। जैसे चलो एक एग्जांपल और देता हूं कि कल को मान लीजिए कि हमने ऐसे डिफाइन कर दिया कि y और x में ये रिलेशन है कि x की पावर 3 करोगे तो y आएगा, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स ऐसे करोगे तो y आएगा। तो ये भी अपने आप में एक रूल ऑफ रिलेशनशिप है। और क्या रूल है कि भाई जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। इस पूरे रूल को ही हमने क्या बोल दिया, इस पूरे रूल को हमने क्या बोल दिया, फंक्शन। अगेन आप बोल सकते हो कि सर y इज ए फंक्शन ऑफ x। लिखना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगी कि y इज इक्वल्स टू fx। ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का तरीका है लिखने का, y एज ए फंक्शन ऑफ x। आई होप इट्स ओके। तो कोई भी ऐसा रिलेशन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट करता हो, दैट एंटायर रिलेशनशिप का जो रूल है, दैट एंटायर रूल इज नोन एज फंक्शन। मैंने कुछ एग्जांपल दी कि इनपुट में 2 जोड़ोगे तो आउटपुट आ जाएगा, इनपुट को 3 से गुणा करोगे तो आपका आउटपुट आ रहा है, इनपुट इंटू इनपुट इंटू इनपुट करोगे तो आपका आउटपुट आ रहा है। किसी भी तरह से इनपुट और आउटपुट को रिलेट करते हुए आपके पास कोई भी रूल हो, कैसा भी रूल हो, ये 3 ही नहीं और भी सोच सकते हो आप, उन सारे रूल्स को हम बोलेंगे फंक्शंस। आई होप थोड़ा समझ में आया होगी बात। बाकी आप मैथ्स में देख सकते हो आगे जाके, लेकिन हमारे काम की जो बात है वो सिर्फ इतनी सी ही है। आप एक छोटी सी डेफिनेशन जरूर लिखिएगा फंक्शंस की। इट इज रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज अज्यूम्ड टू बी डिपेंडेंट एंड अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप के रूल्स हैं, जिसमें से एक को हम डिपेंडेंट मानेंगे और एक को हम इंडिपेंडेंट मानेंगे। इंडिपेंडेंट जैसे मैंने x को मान लिया, और जो y था वो आपका x पर डिपेंड कर। तो आप बड़े आराम से इस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन याद रख सकते हो। हालांकि फिजिक्स के किसी सवाल के अंदर फंक्शन के डेफिनेशन का कोई यूज नहीं है, मैथमेटिक्स में वगैरह जरूर आ सकता है, तब आपको जो भी आपके मैथ्स के सर लिखाएं आप वही लिखें। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए y एज ए फंक्शन ऑफ x ऐसे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी से पैसे उधार लिए,
कुछ पैसे उधार लिए और इंटरेस्ट पे हमने पैसे उधार लिए और हमें उसको इंटरेस्ट चुकता करना है, तो हमें कितना इंटरेस्ट देना है ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तो आप बोलोगे सर 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। प्रिंसिपल अमाउंट पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा, और कितने टाइम तक मैंने पैसे उधार लिए उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो फिक्स हो गई, रेट भी आपने शुरुआत में बात कर ली कि हाँ भाई इतनी इंटरेस्ट रेट है। वेरी कौन करेगा? टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी तो बढ़ेगा। 1 महीने तक ही पैसा उधार रखोगे तो इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 5 महीने तक वो पैसा हमारे पास उधार पड़ा होगा तो हमें 5 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1 साल तक हमारे पास वो पैसा पड़ा होगा तो ऑफकोर्स हमें उसके हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको इस बात का आइडिया लग गया कि इंटरेस्ट जो है ना ये डिपेंडेंट है किस पर? टाइम पर। टाइम भी वेरिएबल है, इंटरेस्ट भी वेरिएबल है, और ये दोनों वेरिएबल में से एक जना इंडिपेंडेंट है और एक जना इंडिपेंडेंट है। ऑफ कोर्स आपका टाइम तो इंडिपेंडेंट है, भाई हम उधार ले ना ले टाइम तो चलते रहेगा, तो टाइम तो चलता रहेगा, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो टाइम पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे केस में ऐसा कह सकता हूं कि जो आपका इंटरेस्ट है, आप किसी से अगर पैसे उधार ले रहे हैं, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट अब आप चुकाते हो तो वो टाइम पर डिपेंड करता है। तो मैं से ऐसे बोलेंगे इंटरेस्ट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इंटरेस्ट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इतना बड़ा अगर लिखने का आपका मन ना हो तो इसी को लिखने का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे आप एक पूरा स्टेटमेंट लिखो या सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इतना लिखो। इससे डरने की जरूरत नहीं है। आई मतलब इंटरेस्ट हो गया, टी मतलब टाइम हो गया, और जो एफ है इसका मतलब फंक्शन हो गया। ये भी वही बात बोल रहा है कि इंटरेस्ट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हम तो ये फंक्शन जानते भी हैं, हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि जो इंटरेस्ट है ये हमेशा होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी होता है। ये आपका फंक्शन बन गया पूरा पूरा, ये आपका फंक्शन। तो आप किसी भी सिचुएशन को देखकर हल्का फुल्का आइडिया इस बात का लगा सकते हो कि कौन से टर्म डिपेंडेंट है और कौन से टर्म इंडिपेंडेंट है। चलिए एक थोड़ा सा फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने शायद कभी इस बात को सुना भी होगा, शायद कभी किसी बच्चे ने पढ़ा होगा बढ़िया तरीके से, कि कोई लिक्विड किस टेम्परेचर पर बॉइल करता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और ये बॉइलिंग पॉइंट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी हाइट पर बॉइल कर रहे हो। अगर आप सी लेवल पर बॉइल कर रहे हो, मतलब ग्राउंड लेवल मान लो एक बार, तो बॉइलिंग टेम्परेचर कुछ और आएगा। थोड़ा और हाइट पर करोगे बॉइलिंग टेम्परेचर कुछ और आएगा। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर कुछ और आएगा। और शायद आपने सुना हो, ना सुना हो तो मैं बता देता हूँ कि ये बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड बॉइल हो रहा है, ये जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे लगातार घटेगा। तो मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, मतलब ऐसे लिखने का मन है मेरा कि आपका जो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर, वो तापमान जिस पर आपका लिक्विड बॉइल हो रहा है, इज डिपेंडेंट ऑन हाइट। ये आपका हाइट पर डिपेंड करेगा कि सी लेवल से कितनी हाइट है उस पर डिपेंड करेगा। अब हमें एक बार के लिए वो फॉर्मूला नहीं आता, कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारा जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, मैंने इसको टीवी लिख दिया, इज ए फंक्शन ऑफ हाइट। इज ए फंक्शन ऑफ हाइट। वो कैसा फंक्शन है हमें फिलहाल नहीं पता, लेकिन हमें कभी न कभी केमिस्ट्री या फिजिक्स में हो सकता है कि ये वाला फंक्शन भी पढ़ ले। मैं भले फंक्शन तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि हमारा जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो हाइट पर डिपेंड करता तो है। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर घटता है। अब एग्जैक्ट फंक्शन क्या है वी कैन स्किप दैट, बट एटलीस्ट वी एग्रीड दैट कि हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो हाइट पर डिपेंड करता है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि बॉइलिंग टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ हाइट। व्हाट इज द फंक्शन वी डोंट नो, कि कैसा फंक्शन है, मतलब वो हमें डिस्कस नहीं करना, हम तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। हाइट ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट है, आप तो कितनी हाइट पे चले जाओ, उस पर कौन डिपेंड करेगा? बॉइलिंग टेम्परेचर। तो आप बड़े आराम से बोलोगे कि सर ये जो हाइट है ना, ये तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर है ये ऑफ कोर्स उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है।
और इनके बीच में जो भी फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले को हम बोल देंगे कि ये इस बॉइलिंग टेम्परेचर और हाइट के बीच का फंक्शन है। तो इस तरह से हम फंक्शन के लिए बोल सकते हैं कि किसी भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो सेट ऑफ रिलेशनशिप है, जो रूल ऑफ रिलेशनशिप है, दोनों को रिलेट करने के लिए जो भी कोई रूल्स हैं, उन पूरे रूल्स को हम क्या बोलेंगे? फंक्शंस। तो हमें फंक्शंस की डेफिनेशन का एक हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको डेफिनेशन का तो आइडिया दिया ही, एक दो छोटे छोटे टर्म्स और हैं, उनको भी हम धीरे धीरे देखते हैं। आई होप आप साथ साथ लिख रहे होंगे, तो आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, दो छोटे छोटे टर्म्स और हैं जो हमारे काम आएंगी। एक है डोमेन, दूसरी है रेंज। हालांकि डोमेन और रेंज पर मैथमेटिक्स में खूब सवाल बनते हैं। मतलब मान लीजिए कि ना, आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप डोमेन और रेंज के 11th या शायद 12th क्लास में आप मैथ्स में करोगे। लेकिन हम लोगों को डोमेन और रेंज नहीं पढ़नी, हमें तो फिजिक्स पढ़नी है। हम तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि ना आखिर डोमेन क्या हो सकती है और रेंज क्या हो सकती है, बस उस तरह कुछ। तो मैं दो टर्म्स डिफाइन करने के लिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए कोई फंक्शन है y एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये जो x है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसकी जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसको हम डोमेन बोलेंगे। मतलब x की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं, उन सारी की सारी वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? डोमेन। तो आप कह सकते हो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x नहीं बोलना चाहो तो आप उसे इनपुट भी कह सकते हो, इज नोन एज डोमेन। ये वर्ड याद रखें, और ये याद रखें कि x की पॉसिबल की वैल्यूज या फिर इनपुट की पॉसिबल वैल्यूज को हम डोमेन कहेंगे। इतना काफी हमारे लिए। इसी तरीके से ये जो y है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल की भी खूब सारी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, और वो जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उन सबको हम रेंज कहेंगे। इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको हम रेंज कहेंगे। मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज को हम डोमेन कह देंगे और y की पॉसिबल वैल्यूज को हम एक बार के लिए रेंज कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो इतनी सी बात। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल दूं कि मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिख दिया y इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। भाई x आपका इनपुट है और y इस पर डिपेंड कर रहा है, y इस पर डिपेंड। मैं ऐसे लिख दूं, एक बार थोड़ा और बड़े लिख दूं, y इज ए फंक्शन ऑफ x and function is x square and function is x का स्क्वायर। मैंने ऐसा लिखा। अब इसमें जैसे जैसे x की वैल्यूज चेंज होंगी ऑफ कोर्स y की वैल्यूज भी तो चेंज होंगी। तो x आपका ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट है और y आपका उस पर डिपेंडेंट है। अब x की कौन सी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है? तो आप कहोगे सर x तो कुछ भी हो सकता है, सर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, सर फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कहोगे सर डोमेन आ गया इसका। डोमेन क्या आ गया? डोमेन आ गया कि x जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं बेटा रेंज क्या होगी? तो आप बोलोगे सर रेंज में एक हल्का सा लोचा है, और लोचा ये है कि हमारा जो y है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो तो फिर भी हो सकता है, जब x जीरो हो जाएगा तो y भी जीरो हो जाएगा, लेकिन y कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए उसका स्क्वायर करोगे तो y तो हमेशा या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। जीरो तो उस केस में आएगा जब x जीरो होगा, बाकी हर केस में y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। तो आप कह सकते हो कि सर हमारा जो रेंज है, मतलब y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हम कह देंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, वो हम कह देंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव का अर्थ तो समझ गए होंगे ना, कि नेगेटिव वाले को छोड़ के कौन कौन बचा? जीरो बचा और सारे पॉजिटिव वाले बचे। तो ये आपकी रेंज है। ऐसे रेंज और डोमेन में आप और भी खूब सारे सवाल कर सकते हो। आपको फिजिक्स में करने नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही मैंने एक डेफिनेशन लिखी तो कम से कम मैं उसके बारे में हल्का फुल्का आइडिया दे रहा था, तो मैं आइडिया दे रहा हूँ।
जैसे चलिए मैं आपसे एक और पूछ लेता हूँ, जैसे आपने हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री है ना 9th-10th क्लास में पढ़ी होगी, उसके बेसिस पे मैं आपसे एक छोटा सा रेंज डोमेन पूछ लेता हूँ। ऐसे हल्की सी बात, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया y एज ए फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x। ऐसे अब आप जानते हैं कि इसमें डोमेन क्या है। आप बोलोगे सर डोमेन मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज, तो आप बोलोगे सर साइन के अंदर x रखना है। सर x तो कुछ भी रख सकते हैं, कोई सा नंबर रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, कुछ भी रख दो। तो हम कह सकते हैं कि x जो है मतलब डोमेन जो है वो तो ऑल रियल नंबर आ गया। लेकिन जब बात हुई रेंज की, मतलब y की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, तो आप बोलोगे सर साइन के अंदर में रख अंदर कुछ भी दो, y की वैल्यू तो हमेशा वेरी करती है -1 से +1। साइन x कभी -1 से छोटा नहीं होता और 1 से कभी बड़ा नहीं होता। तो आप बोलोगे सर y की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी -1 से लेकर 1 तक। ये लीजिए -1 से लेकर 1 तक। ये जो ब्रैकेट बनाया ना, इस तरह के ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इस तरह के ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे। और इसका अर्थ ये है, स्क्वायर ब्रैकेट का अर्थ ये है कि -1 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग -1 एंड 1, -1 को और 1 को इंक्लूड करते हुए माइनस और 1 के बीच में, -1 से लेके 1 के बीच की सारी वैल्यूज को अगर दिखाना हो तो आप ऐसे -1 से 1 तक दिखा सकते हैं। तो ये अपनी क्या आ गई रेंज। तो ऐसे आप बड़े आराम से डोमेन रेंज वगैरह बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं और एक छोटी सी बात और बताऊंगा कि फंक्शन को और बढ़िया से फील करने के लिए आप है ना उसे एक मशीन की तरह ट्रीट कर लिया करो, जिसमें हम इनपुट डालते हैं और आउटपुट निकालते हैं। इनपुट डालेंगे और आउटपुट निकालेंगे। जैसे एक छोटा सा पॉइंट है, ट्रीट लिखना जरूर है, फंक्शन एज ए मशीन, और इस मशीन में एक जना इनपुट होगा और दूसरा आपका आउटपुट होगा। अक्सर हम जो इनपुट होगा वो x होगा और जो आउटपुट होगा वो आपका y होगा। इनपुट आपका x और आउटपुट आपका y। तो आप एक फंक्शन को एक मशीन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आप इनपुट और आउटपुट को रिलेट कर सकते हैं। जैसे चलिए छोटा सा एक एग्जांपल लगा देखें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है s, और मैंने बोल दिया कि फंक्शन है y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड दैट इज लेट्स से x का स्क्वायर। तो ये फंक्शन क्या बता रहा है? ये फंक्शन ये बता रहा है कि x आपका इनपुट है और y आपका आउटपुट है, और दोनों को रिलेट कैसे कर रहा है कि इनपुट का स्क्वायर कर दोगे तो आउटपुट आ जाएगा। क्या कहा बेटा? इनपुट का स्क्वायर कर दोगे तो आउटपुट आ जाएगा। अच्छा ऐसी बात है। तो अगर मैं आपसे कभी कहूं कि बेटा मैंने ना सॉरी एरो ऐसे रखूंगा, मैंने इनपुट दिया x = 0 इनपुट दिया, बताओ आउटपुट क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर y की वैल्यू आएगी f ऑफ इनपुट क्या है 0, तो आप उसे f ऑफ 0 बोल सकते हो। क्या स्पेल करोगे इसको? f ऑफ 0, और इसकी वैल्यू होगी, क्या करता है ये फंक्शन, ये मशीन क्या करती है, जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर कर देती है। अरे भाई 0 का स्क्वायर तो कितना आएगा? 0। तो इनपुट 0 तो आपका आउटपुट भी 0। चलिए एक वैल्यू और लेके देखते हैं। अगर मैंने कहा कि बेटा लेट से x = 1 मेरा इनपुट है, बता जरा आउटपुट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर आउटपुट होगा y = f ऑफ 1। क्या बोलेंगे इसको? x की वैल्यू 1 रख दी तो उसे f ऑफ 1 बोलेंगे। आप एक बार स्पेल करना, खुद बोलना इस बात को, y एज ए फंक्शन ऑफ 1 f ऑफ 1। और आपको क्या करना है, इनपुट अब आपका 1 हो गया है, इनपुट आपका 1 हो गया है, और ये फंक्शन क्या करता है, जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर कर देता है। अरे भाई इनपुट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट भी 1 है। चलिए थोड़ा और चेंज करते हैं।
मैंने कहा लेट्स से बेटा चलो x इक्वल्स टू 2 लेते हैं, ये इनपुट है मेरा। जरा बताना आउटपुट क्या आएगा। आप बोलो सर आउटपुट आएगा y, जिसे मैं f ऑफ 2 कह सकता हूं। क्या बोल देंगे, f ऑफ 2। भाई x इनपुट है तो x का स्क्वायर हो गया। अब इनपुट x नहीं है, इनपुट 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई मशीन का तो काम ही यही है कि जो भी इनपुट है ना उसका स्क्वायर कर देती है। इनपुट x होगा तो x का स्क्वायर कर देगी, इनपुट 2 होगा तो 2 का स्क्वायर कर देगी। और आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा। चलो एक लास्ट और कर लेते हैं। मान लो किसी ने कह दिया कि सर x इक्वल्स टू -3 इनपुट रखो आप, x इक्वल्स टू -3 इनपुट होगा तो आउटपुट क्या होगा। तो आप बोलोगे सर y f ऑफ -3 निकालना है। भाई f ऑफ x था, अब x की वैल्यू क्या है -3, तो f ऑफ -3 क्या करता है ये फंक्शन। तो आप बोलोगे सर ये फंक्शन तो है ना जो भी इनपुट है ना उसका स्क्वायर करता है। अरे भाई इनपुट x था तो उसका स्क्वायर, इनपुट -3 है तो उसका भी क्या कर देगा, स्क्वायर। भाई इस मशीन का, इस फंक्शन का, जिस फंक्शन को मशीन बोलते हैं, इसका काम क्या है। इस मशीन का काम है इनपुट का स्क्वायर करना। इनपुट हमारा -3 था, उसका स्क्वायर कर दिया, दैट कम्स आउट टू बी 9। ऐसे हम और भी अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट बड़े आराम से निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम किसी भी इनपुट को और आउटपुट को रिलेट कर सकते हैं और मशीन मान सकते हो आप किसी भी फंक्शन को। यहां पर ये मशीन क्या कर रही थी, मशीन जो थी वो जो भी इनपुट था ना उसका स्क्वायर कर रही थी। अगर मैं इनपुट 4 रखूंगा आप आउटपुट 16 बोल दोगे, मैं इनपुट 5 बोलूंगा आप उसका आउटपुट क्या बोल दोगे, 25। मैं इनपुट 10 बोलूंगा आप आउटपुट बोल दोगे 100। तो हर फंक्शन कुछ ना कुछ करेगा। जैसे ये वाला फंक्शन क्या कर रहा था, जो हमने इसको इनपुट दिया उसका स्क्वायर कर रहा था। तो हम बड़े आराम से इस तरह से इनपुट आउटपुट इन सबको बड़े आराम से रिलेट कर सकते हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा एक बार एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझाना चाहूंगा। हो सकता है किसी बच्चे को टफ लगा हो, तो मैं एक बार थोड़ा सा और बोर करता हूं, सुनिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास कोई फंक्शन है, मेरे पास कोई फंक्शन y इज ए फंक्शन ऑफ x और लेट्स से बड़ा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू sin x। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी इनपुट है, कौन है इनपुट, x, जो भी इनपुट है उसका साइन कर देता है। साइन आपको हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री पता ही है, जो भी इनपुट है उसका साइन कर देता है। मान लो कल को मैं कहूं कि बेटा इनपुट जो है वो 0 डिग्री है, तो बता आउटपुट क्या आएगा। आप बोलो सर कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, y इज फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। क्या करता है ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन इनपुट का साइन ले लेता है। तो साइन ले लो, किसका लेना है, इनपुट का, और इनपुट कौन है, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना आ गया, 0। तो इनपुट 0 तो आपका आउटपुट भी 0। अगर कोई हमें कह दे कि सर x इक्वल्स टू 30 डिग्री अगर इनपुट हुआ तो क्या होगा। अगर x अगर 30 डिग्री इनपुट हुआ तो क्या होगा, मुझे निकालना है f ऑफ x की वैल्यू 30 डिग्री, तो मुझे f ऑफ 30 डिग्री निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये फंक्शन क्या करेगा, अरे भाई जो भी इनपुट होगा उसका साइन ले लेगा। इस बार इनपुट कौन है, 30 डिग्री, तो उसका साइन ले लेगा, तो हमारे पास जाएगा साइन 30 डिग्री। एंड वी नो दैट कि साइन 30 डिग्री इज हाफ, साइन 30 डिग्री इज हाफ। मैं कह दूं बेटा मुझे ना x इक्वल्स टू 60 डिग्री बताना, क्या होगा। आप उसे y एज ए फंक्शन ऑफ 60 डिग्री अगर निकालना है तो इसका मतलब करना क्या है, करना ये है कि ये हमारा फंक्शन क्या करेगा, जो भी इनपुट है उसका साइन ले लेगा। इस बार इनपुट कौन है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का साइन ले लेगा, तो इट विल बी साइन ऑफ 60 डिग्री। एंड आई थिंक साइन 60 इज √3/2। और अगर मान लो मैंने कह दिया कि मेरे को x इक्वल्स टू 90 डिग्री का y निकालना, तो आप बोल सकते हो सर y विल बी f ऑफ 90 डिग्री। मतलब ये क्या कर देगा, इनपुट का साइन ले लेगा, दैट विल बी साइन ऑफ 90 डिग्री। एंड साइन 90 डिग्री इज ऑब्वियसली। तो आप बड़े आराम से इस चीज को देख सकते हो कि कैसे ये इनपुट को और आउटपुट को बड़े आराम से रिलेट कर सकता है। आप फंक्शन को एक मशीन माने जो इनपुट और आउटपुट को रिलेट करते हो। जैसे ये वाला फंक्शन x स्क्वायर था, तो जो भी इनपुट था उसका स्क्वायर कर रहा था। ये वाला फंक्शन साइन था, तो जो भी इनपुट था उसका साइन कर रहा था। ये था हमारे फंक्शंस का सारा इंट्रोडक्शन। हम अगले वीडियो के अंदर फंक्शंस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे।